तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो दोस्तों, आज हमें एक नया चैप्टर स्टार्ट करना है और उस नया चैप्टर का नाम है एनपीओ। सर, जो एनपीओ है मैं लिख देता हूं सबसे पहले। आज हमें एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहा है, चैप्टर का नाम हमारा है एनपीओ। सर, बहुत अच्छे से हम इस चैप्टर को पढ़ने जाएंगे और बिल्कुल डीपली एनालाइज करेंगे चैप्टर क्या कहता है और कैसे इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होती है। चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों सर? मैं आपको बता देता हूं। ये चैप्टर फर्दर आपके बीकॉम में भी आएगा, ये चैप्टर आपका किसी भी एंट्रेंस एग्जाम प्रोफेशनल कोर्स का उसमें भी दिखेगा और ये चैप्टर आपके पास एंट्रेंस एग्जाम के बाद अगला जो लेवल होता है वहां पर भी आएगा। मतलब चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है कि सर, और ये चैप्टर का बेस सारा सर पहले है, बेस आज ही है। सर, मैं आपका बेसिक इतना क्लियर कर दूंगा कि जिससे आपको ये चैप्टर में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। सर, सारे क्वेश्चन कराऊंगा, जितने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में क्वेश्चन है बुक में, जितने क्वेश्चन होंगे सारे के सारे यहाँ पर होंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं सर जो बहुत ही सिंपल होते हैं, वो आप कर लोगे। नहीं सर, वो भी मैं कराऊंगा यहाँ पर, और जो क्वेश्चन मुश्किल है वो तो कराऊंगा, और साथ में वो एग्जांपल्स लेंगे यहाँ पर, जो एग्जांपल में मेन एग्जांपल जो होते हैं, बिल्कुल ऐसे एग्जांपल जो हमारे पेपर में आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट सारे एग्जांपल इंपॉर्टेंट वाले यहाँ पर लेंगे। तो एनपीओ जो हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं सर, और ये चैप्टर जो एनपीओ है, ये चैप्टर एनपीओ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी तक का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर। क्यों? इसलिए क्योंकि आगे लेवल पे भी आपको ये एनपीओ पढ़ना पड़ेगा, इसलिए इंपॉर्टेंट है सर, इसलिए इंपॉर्टेंट है। सर, एनपीओ क्या है वो समझने की कोशिश करते हैं और ये समझेंगे। सबसे पहले एनपीओ की फुल फॉर्म क्या है। एनपीओ को दो नाम से जाना जाता है सर। हाँ जी सर, एक बात मैं आपको जरूर कहूंगा सर, मैं जो नोट्स मैं बनाता हूं मैं यहाँ पर आपके पास थ्योरी भी करवाऊंगा, पूरी डिटेल में जाकर आपके नोट्स भी प्रॉपर बनाने चाहिए। तो मतलब आपको अपने नोट्स बहुत अच्छे से बनाने हैं। जो मैं यहाँ पर लिखवाऊंगा वो आपको, मतलब अगर आप ये एनपीओ मेरे से पढ़ रहे हो चैप्टर पूरा का पूरा, तो पूरा चैप्टर मेरे से ही पढ़े, ठीक है। और नोट्स जो मैं लिखवा रहा हूँ आपको, वो नोट्स आप जरूर लिखे। ये नोट्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं सर, बाद में जरूर आपको काम आएंगे। हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखवाऊंगा सर, हिंदी इंग्लिश दोनों में, मतलब जिससे आपको इंग्लिश अगर समझ में नहीं आ रही तो हिंदी में जरूर समझ में आएगा। तो नोट्स आपको जरूर लिखने हैं सर यहाँ पर, ठीक है सर, नोट्स आपको जरूर लिखने हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि एनपीओ की फुल फॉर्म है क्या मेनली, और क्या है इस चैप्टर का बेस। कैसे हम आज पूरी क्लास में हम बेसिक पढ़ेंगे कि सर ये बेसिक क्या है चैप्टर का मेनली। सर, एनपीओ का फुल फॉर्म जो है वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। एनपीओ की फुल फॉर्म नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, और एनपीओ को बोलते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। सर, जल्दीबाजी करोगे ना तो कभी जिंदगी में समझ नहीं आएगा। सोचोगे ना जल्दी से वीडियो देख लो, समझ लो एनपीओ कैसे कहते हैं, तो कभी नहीं आएगा सर। जब भी हम कोई नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, हमें बिल्कुल अच्छे से करना चाहिए और ध्यान समझते हुए चलना है, जल्दीबाजी नहीं करनी बिल्कुल भी, बहुत अच्छे समझना है इस चैप्टर को बिल्कुल, क्योंकि इंपॉर्टेंट है सर, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि आगे भी आपसे जरूर पूछेगा हर स्टेज में। सर, हमने एनपीओ को दो नाम से जाना जाता है। पहला नाम है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और दूसरा नाम है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इसका हिंदी में अगर मैं बात करूं तो भैया ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, सर ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसका मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता, जिसका मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता, उसको हम नाम देते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। मतलब नॉन मतलब नहीं, और ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसका प्रॉफिट कमाना मोटिव नहीं है। फिर ये क्या करते हैं सर, अभी तो ये बस मैंने एक नाम का एक्सप्लेनेशन दिया है सर, कि जो एनपीओ है वो एनपीओ का नाम का मतलब क्या है, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसका मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता। अच्छा, इसका मोटिव फिर होता क्या है वो समझने की कोशिश करेंगे। पहले आपको समझ में आया कि एनपीओ को दो नाम से जाना जाता है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। पहली बात आप ये बिल्कुल ध्यान समझे कि जल्दीबाजी सोचोगे कि यार ये तो आता है, सीधा सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं और क्वेश्चन करते हैं जल्दी से। नहीं सर,
मीनिंग जब तक आप ध्यान से नहीं पढ़ोगे तब तक आगे की चीजें समझ में नहीं आएगी। मीनिंग में इतनी सारी बातें हैं, अभी जब मैं आपको मीनिंग पूरी क्लास देना आप, और आपको समझ में आएगा डिफरेंस कि मीनिंग क्या होता है एक्चुअल में। सर नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन दो नाम होते हैं इसके, और इस नाम का मतलब ही क्या बोला गया है, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसका मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता। अब सर इसका मोटिव क्या होता है, वो डेफिनेशन क्या बोलती है, क्या इसकी विशेषता है, क्या इसका फीचर्स है, आज वो पूरी क्लास समझेंगे, एक एक पॉइंट डीपली विद एग्जांपल हम यहाँ पर समझने जा रहे हैं। क्लियर है सर? तो हमें ये भी समझा कि एनपीओ चैप्टर में जो एनपीओ वर्ड है वो दो चीजों से मिलकर, दो चीजों में बताया है कि एनपीओ नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अब चलते हैं सर मीनिंग में, और मीनिंग में चलते हैं कि भैया मीनिंग क्या है इस पूरे चैप्टर का, मतलब इस पूरे नाम का मीनिंग ऑफ एनपीओ। मीनिंग ऑफ एनपीओ, एनपीओ का मीनिंग क्या है। अब मैं एनपीओ लिख दूंगा तो एनपीओ का मतलब भी समझ में आ गया आपको कि एनपीओ वर्ड का मतलब है भाई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन। सर यहाँ पर वर्ड ऑर्गेनाइजेशन यूज हुआ है, इसका मतलब ऑर्गेनाइजेशन कोई भी हो सकती है, ठीक है। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसका मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता इज कॉल्ड एनपीओ। बट अभी इसको यहाँ पर खत्म नहीं करूंगा, क्योंकि जब मैं मीनिंग पढ़ाऊंगा तो बहुत सी चीजें यहाँ पर निकल के आएगी, बहुत से नाम, नई नई चीजें। ये एक ऐसा चैप्टर है सर जब हमें यहाँ पर एक नई टर्म सीखनी पड़ती है। बिल्कुल देखो, हमने जब 11वीं क्लास में पढ़ा था, स्टार्टिंग करी थी 11वीं क्लास में, तो हमने एक चैप्टर पढ़ा था, सेकंड चैप्टर, जिसका नाम था आपके पास इंपॉर्टेंट टर्म्स, सम इंपॉर्टेंट टर्म्स, मतलब आपके पास टर्म्स ऑफ द अकाउंटिंग था, अकाउंटिंग टर्म्स जो हम बोलते थे। उसमें हम पढ़ा था क्या कैपिटल किसे कहते हैं, लायबिलिटी किसे कहते हैं, एसेट्स किसे कहते हैं, और भी बहुत कुछ बातें वहां पढ़ी थी। डिस्काउंट किसे कहते हैं, प्रॉफिट किसे कहते हैं, एक्सपेंस किसे कहते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर किसे कहते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो बहुत सारी चीजें हमने वहां पढ़ी थी। वो जो चीजें पढ़ी थी पूरी अकाउंट्स को लेकर पढ़ा था। बट इस चैप्टर में भी हमें कुछ ऐसी अकाउंटिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ने हैं, टर्म्स जो इस चैप्टर के अंदर यूज करा जाएगा बार बार, मतलब हमें इस चैप्टर के अंदर कुछ वर्ड्स भी पढ़ने हैं जो इस चैप्टर में बार बार यूज करेंगे और बार बार उनकी अकाउंटिंग आपसे पूछेगा। तो एक ऐसा चैप्टर है जिसके अंदर हम नए वर्ड सीखते हैं, और ऐसा चैप्टर कोई भी नहीं है जिनके हम नए नए वर्ड सीखते हैं। ये चैप्टर ऐसा है जिनके अंदर पहले तो वर्ड सीखना पड़ेगा कि वर्ड का मतलब क्या होता है, मतलब वर्ड मीनिंग एक तरीके से, और फिर आगे जाकर हमें इसकी अकाउंटिंग करनी पड़ेगी कि वो वर्ड का अकाउंटिंग कैसे होता है। क्लियर है सर? समझ में आ गया आपको? तो मीनिंग ऑफ एनपीओ हम पढ़ने जा रहे हैं, और एनपीओ का मतलब क्या है वो देखते हैं सर जल्दी से। तो दोस्तों हमें स्टार्ट करना है अब मीनिंग ऑफ एनपीओ, और मीनिंग ऑफ एनपीओ में हमें सीखते हैं कि देखो, पहले तो मैंने आपको ये नोट्स दे दिया, एनपीओ का मतलब हमें सीखना है, तो पहले मैंने आपको नोट्स लिखवा रहा हूं सर। जो मेरे नोट्स आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं नोट्स, वो नोट्स आप उतार लीजिए। देखो 1 2 3 4 आपके पास, पहले 4 उतार लो वीडियो पॉज करके। 4 उतारने के बाद आप आगे 5 भी उतार लेना। तो 5 नोट्स मैंने आपको बताया है। अगर पेपर में आपसे पूछता है कि बताओ मीनिंग ऑफ एनपीओ क्या है, तो आप ये 5 लिख कर आ जाना, पूरे के पूरे नंबर आपको मिलेंगे। ठीक है सर? अब बात कर लेते हैं कि एनपीओ कहते किसे हैं। तो एनपीओ कहते किसे, इसके लिए मैं आपको एग्जांपल्स के थ्रू बताता हूं, और जब एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बताऊंगा तो एग्जांपल के साथ मैं आपको एक्चुअल में दिखाऊंगा भी नेट पे जाकर कि कौन कौन सी कंपनी, टॉप की कंपनीज कौन कौन सी है जो एनपीओ बोलते हैं, जिसको एनपीओ कहते हैं, और टॉप की एनपीओ कंपनी कौन सी है। देखो मार्केट में ना एनपीओ नहीं बोला जाता, मार्केट में एनपीओ नहीं बोला जाता सर, मार्केट में बोला जाता है एनजीओ, है ना। एनजीओ क्या है सर, सेम एनपीओ होता है, पर अकाउंट्स में जो बोला जाता है वो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है, पर मार्केट में जो बोला जाता है वो बोलता है एनजीओ। तो एनजीओ हमें बोलना है मार्केट में। ठीक है सर? ठीक है सर। एनजीओ मतलब टॉप 5 एनजीओ मैं आपको गूगल पे सर्च करके दिखाऊंगा सर कौन सी है। पहले हम समझ लेते हैं कि क्या है मीनिंग ऑफ एनजीओ। तो एग्जांपल के थ्रू एक मीनिंग समझते हैं एनजीओ का। सर ये एनजीओ का मतलब क्या होता है, एनजीओ या एनपीओ का मतलब क्या होता है हमारे अकाउंटिंग के अंदर। सर मान लो मिस्टर ए है, और मिस्टर ए ने आज एक कंपनी को, और एक ऑर्गेनाइजेशन खोली, एक बिजनेस खोलते हैं। अब ये जब बिजनेस खोलेंगे तो इनका मेन मोटिव क्या होगा सर, बताना जरा। ये जो बिजनेस खोलेंगे इनका जो मेन मोटिव होगा वो प्रॉफिट कमाना होगा, है ना। जो इनका मेन मोटिव होगा सर, मोटिव क्या होगा इनका, मेन मोटिव होगा इसका प्रॉफिट अर्न करना। सर मेन मोटिव है प्रॉफिट अर्न करना। ठीक है सर।
अब मैं आपसे एक जानना चाहता हूं एक बात कि अगर मिस्टर ए कोई बिजनेस खोलते और उनको प्रॉफिट हो गया 2 लाख रुपए का, उनको प्रॉफिट कितना हो गया सर? 2 लाख रुपए का हो गया। तो आप ये मुझे बताएं कि जो मिस्टर ए है ये 2 लाख का प्रॉफिट क्या करेंगे? 2 लाख का प्रॉफिट से मान लेते हैं मिस्टर ए और इनकी फैमिली में 3 पर्सन थे, मिस्टर ए, मिसिज ए और इनका एक छोटा बच्चा मास्टर ए। मास्टर ए, ठीक है भाई, 3 पर्सन इनकी फैमिली के, मिस्टर ए, मिसिज ए और मास्टर ए। अब तीनों पर्सन ने मिलकर एक बिजनेस खोला है, तो हमने कह लिया ये कौन सा बिजनेस हो गया? पार्टनरशिप बिजनेस है। पार्टनरशिप बिजनेस खोला है इन्होंने, ठीक है। अब पार्टनरशिप भी पढ़ लेंगे आगे जाकर, पर अभी पार्टनरशिप बिजनेस कौन सा होता है ये देख लिया, मतलब पार्टनर ने मिलकर एक बिजनेस खोला हुआ है। अब बात कर लेते हैं, जब इन्होंने खोला तो ये 2 लाख रुपए का प्रॉफिट अर्न करा। अब ये 2 लाख का प्रॉफिट क्या करेंगे? ये 2 लाख का प्रॉफिट है सर, ये डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अपने पार्टनर्स में, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे सर अपने पार्टनर्स में। और सब ये जब डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो पार्टनर को इनकम हो जाएगी सर जितने भी पार्टनर को मिलनी है। तो ये बिजनेस होता है। तो बिजनेस क्या है सर? बिजनेस का मेन मोटिव जो होता है, मेन जो एम होता है वो प्रॉफिट को अर्न करना होता है। और जब ये प्रॉफिट अर्न कर लेते हैं ये अपने मेंबर्स जो कि इनके पार्टनर है हमारे बिजनेस के अंदर, उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। यहां तक क्लियर हो गया सर बिजनेस कैसे कहते हैं? सर बिजनेस। अब बात कर लेते हैं सर एनपीओ की। तो एनपीओ क्या है? मान लेते हैं मिस्टर बी है जिसने एक एनपीओ खोला, और एनपीओ क्या खोला? इन्होंने एक मंदिर खोला, टेंपल। इन्होंने एक मंदिर बनाया। और आजकल ट्रेंडिंग में कौन सा मंदिर चल रहा है सर? टेंपल। तो टेंपल में इन्होंने कहा कि सर मान लेते हैं हनुमान मंदिर खोला इन्होंने। हर मंगलवार हनुमान मंदिर खोलते हैं और हर मंगलवार यहाँ पर प्रसाद चलता है। तो ये काफी बड़ा मंदिर है, और मंदिर जो बड़ा है इस पे हम देते हैं डोनेशन। तो बाहर के बंदे, बाहर के पर्सन, जो जनरल पब्लिक होती है वो क्या करती है? जनरल पब्लिक क्या करती है सर? सर जनरल पब्लिक यहाँ पर डोनेशन देती है, दान करती है ना, जो उनको अच्छा लगता है। साईं बाबा का मंदिर जैसे मान लेते हैं तो वहाँ पर कितना ज्यादा डोनेशन वहां पर आता है सर, इतना ज्यादा डोनेशन आता है, बहुत ज्यादा डोनेशन आता है कि पता नहीं कितना सारा सोना ही सोना चढ़ाया जाता है वहां पर, इतना डोनेशन आता है। सर ये जो जनरल पब्लिक ने क्या दिया सर? डोनेशन दिया। सर यहाँ पर क्या दिया सर? डोनेशन। डोनेशन को भी डीपली आके समझेंगे बाद में, अभी तो बस मत समझ रहे हैं। मिस्टर बी ने एक मंदिर खोला, टेंपल, हनुमान मंदिर खोला, तो जनरल पब्लिक ने क्या करा? डोनेशन जमा कराया। अब जब डोनेशन जमा कराया तो इस मिस्टर बी के साथ भी बहुत सारे मेंबर थे, मान लो इनके 5 मेंबर और थे। इस मंदिर में मिलकर उन्होंने एक मंदिर बनाया है, मंदिर खोला है, 5 मेंबर है, और 5 और एक मिस्टर एक 6, टोटल 6 मेंबर है। मान लो तो डोनेशन जो आया है वो 2 लाख रुपए का आया है, और जो डोनेशन 2 लाख रुपए का जमा कराया है, क्या ये डोनेशन, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या ये डोनेशन जो 2 लाख रुपए आए, क्या 6 के 6 जने डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे आपस में? सर ये 6 जने ये डोनेशन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे या नहीं करेंगे? सर नहीं करेंगे। मतलब सिंपल सी बात कि अगर मिस्टर बी या मिस्टर बी के साथ जो मेंबर है उन्होंने अगर मंदिर खोला है तो मेन मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं है, बस क्या है? सोशल वेलफेयर देना। सर क्या है सर? सोशल वेलफेयर देना। प्रॉफिट कमाना मेन मोटिव नहीं है। क्या है सर? सोशल वेलफेयर देना मेन मोटिव, मतलब सोशल वेलफेयर को करना सर, ठीक है सर। तो मिस्टर ए का, अगर मिस्टर ए और मिस्टर ए ने जो बिजनेस खोला उसका मेन मोटिव बिजनेस का है प्रॉफिट कमाना, पर प्रॉफिट जो कमाया वो मेंबरों में डिस्ट्रीब्यूट कर ले जाएगा। अगर उन्होंने पार्टनरशिप बिजनेस खोला है, मतलब पार्टनर मिलकर बिजनेस खोला है, तो वो पार्टनरशिप में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। बट इन केस अगर कोई भी पर्सन कोई सोशल वेलफेयर के लिए कोई ऑर्गेनाइजेशन खोलता है जिसको हम बोलते हैं एनपीओ, क्या बोलते हैं सर? एनपीओ, नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का मोटिव क्या ना हो? प्रॉफिट कमाना ना हो, तो मोटिव क्या होता है सर? सोशल वेलफेयर देना। क्या होता है सर मोटिव? सोशल वेलफेयर देना। और मान लो मिस्टर बी ने जो उनके मेंबर्स ने टेंपल खोला है उनमें डोनेशन आता है बहुत सारा, तो ये डोनेशन वो अपने डिस्ट्रीब्यूट कर ले जाता है, नहीं कर ले जाता? तो नहीं करेगा। तो 2 बातें हमने यहाँ पर सीखी। पहली बात कि प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस, सर पहली बात हमने सीखी कि हमने एक बात सीखी सर, जो प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस होते हैं ना सर, प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस, सर प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस और एनपीओ, नॉन प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस, बिजनेस नहीं कहूंगा ऑर्गेनाइजेशन।
तो इधर भी ऑर्गेनाइजेशन निकाल दो बिजनेस की जगह, बिजनेस का वर्ड यूज होते ही नाम आ जाता है क्या, प्रॉफिट मेकिंग। तो एक तरीके से क्या हो गया, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉफिट मेकिंग होती है तो उसको क्या बोलते हैं, बिजनेस। बिजनेस का डेफिनेशन ही क्या कहती है, बिजनेस की डेफिनेशन कहती है कि सर मोटिव क्या होना चाहिए, प्रॉफिट कमाना। सर इसका पहला मोटिव, मेन मोटिव क्या है सर, सर मेन मोटिव इनका है प्रॉफिट को अर्न करना। मेन मोटिव सर क्या है, प्रॉफिट को अर्न करना, प्रॉफिट कमाना। और जब सर ये प्रॉफिट कमा लेंगे तो सर ये प्रॉफिट को क्या कर देंगे सर, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे टू मेंबर। अब ये मेंबर बिजनेस के अंदर या तो ओनर हो सकते हैं या डायरेक्टर हो सकते हैं, डायरेक्टर किसे कहते हैं बाद में सीखेंगे, या ओनर हो सकते हैं, मेंबर हो सकते हैं, या आपके पास यहाँ पर पार्टनर हो सकते हैं। तो मेंबर कुछ भी हो सकते हैं, मेंबर कोई मतलब जो ओनर है उस बिजनेस का वो मेंबर। तो प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस के अंदर इनका मेन मोटिव प्रॉफिट कमाना होता है और ये सारा प्रॉफिट अपना डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं किसको, अपने मेंबर्स को जो उनके हैं। बट इधर जो मेन मोटिव होता है वो प्रॉफिट कमाना नहीं होता, इसका मेन मोटिव होता है सोशल वेलफेयर देना। सर मेन मोटिव क्या हो गया सर इसका, सोशल वेलफेयर देना मतलब। और दूसरा, और जो इनके पास सोशल वेलफेयर देते हैं ये इसका मेन मोटिव है। बट सर ये प्रॉफिट तो कमाते नहीं है, सर ये प्रॉफिट तो कमाते नहीं, पर इनके पास तो बहुत पैसा आ जाता है। देखो डोनेशन के नाम का 2 लाख रुपए आ गया, इन्होंने कुछ भी नहीं करा, एक मंदिर खोला और 2 लाख रुपए डोनेशन आ रहा है। सब प्रॉफिट मेकिंग मतलब इनका मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं है, बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि इनको प्रॉफिट नहीं होता। सर ये क्या बोल दिया आपने, हाँ सर यही मतलब है। मतलब इनके पास इतना सारा पैसा आ जाता है जो मेन छोटा बिजनेस, जो बड़ा बिजनेस भी नहीं कमा सकते, क्योंकि सर मंदिर खोलना है ना, इतना सारा पैसा आ जाता है इनके पास, क्योंकि जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं वो यहाँ पर पैसे को डोनेट करते हैं। जैसे आपने टाटा कंपनी का नाम सुना है, सर टाटा कंपनी के बारे में आपको बता देता हूँ। टाटा कंपनी का नाम सुना है आपने, और टाटा ग्रुप जिसमें सारी कंपनीज आती है टाटा की, टाटा ग्रुप में जितना भी प्रॉफिट होता है, सर ध्यान सुनना क्या बोला मैंने, टाटा कंपनी में जितना भी प्रॉफिट होता है उसका 65% प्रॉफिट डोनेट कर दिया जाता है। क्या बोला सर मैंने, टाटा का जितना भी प्रॉफिट होता है उसका 65%, टाटा कंपनी नहीं, टाटा ग्रुप, टाटा ग्रुप, टाटा ग्रुप का मतलब जितनी भी टाटा कंपनी जिस उसमें है बिजनेस के अंदर, चाहे वो नमक दे रही है, चाहे वो आपके पास गाड़ियां बनाती है, चाहे वो कार बनाती, जो भी जो सा पूरा ग्रुप टाटा, उस टाटा कंपनी का जितना भी टोटल पैसा होगा उसका 65% पैसा क्या कर देंगे, डोनेशन कर देते हैं वो। ये इनका वो है, ठीक है। इसका मतलब कभी बाद में सुनाऊंगा ऐसा क्यों करते हैं टाटा कंपनी का, मतलब ये करते हैं ऐसा समझो। प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस का मतलब, इसका मतलब मैं कह सकता हूं सर जो एनपीओ है वो एनपीओ क्या है, वो एनपीओ डोनेशन जो देती है। सर जो एनपीओ डोनेशन दे रही है, एनपीओ को जो डोनेशन मिल रहा है, सॉरी एनपीओ को सर जो डोनेशन मिल रहा है वो डोनेशन क्या है, एक तरीके से क्या है, प्रॉफिट ही तो है, एक तरीके से प्रॉफिट ही तो है। इसका मतलब मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं है। मंदिर खोलने का मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं था सर, मंदिर खोलने का मकसद था वेलफेयर देना, सोशल वेलफेयर देना, ठीक है। बट इसमें डोनेशन क्यों किया जाते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन और इच्छा होती है हर कोई क्या करता है यहाँ पर डोनेट कर देता है। जब डोनेट कर देता है तो पैसा आ जाता है, और जब ये पैसा आ जाता है तो इस डोनेशन को हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। बट क्योंकि ये पैसा आ रहा है इज कॉल्ड सरप्लस। क्या बोलेंगे सर इसको, सरप्लस बोलेंगे। सर सरप्लस क्या है, सरप्लस आगे जाके सरप्लस का मीनिंग चेंज हो जाएगा। और सरप्लस क्या होगा, जब सारी इनकम में से, देखो प्रॉफिट क्या होता है मुझे बताओ, प्रॉफिट होता है जब सारी इनकम में से खर्चे हटा दिए जाते हैं तब प्रॉफिट होता है। ऐसे मैंने कहा जब सारी इनकम में से खर्चे सब सारे हटा दूंगा तब उसको नाम दूंगा सरप्लस। और जो इनका सरप्लस होगा ना सर, वो सरप्लस डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, किस पे, जो उस मंदिर के मेंबर है उधर डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। सॉरी। तो सर मेन बात यहां पर क्या है, हमने कहा एनपीओ जो है सर वो प्रॉफिट मेकिंग नहीं है, एनपीओ का मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं, पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो प्रॉफिट नहीं कमाती, उनके प्रॉफिट को बोला जाता है सरप्लस। और ये क्योंकि प्रॉफिट नहीं है तो इसलिए इसको मेंबरों में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये सरप्लस है, क्योंकि ये सरप्लस है इसको मेंबरों में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाएगा। फिर प्रॉफिट को मेंबरों में डिस्ट्रीब्यूट कर, तो दोनों में डिफरेंस एक समझ में आया। 2 चीजें मैंने आपको बताई कि जो प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस होता है सर वो प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस होता है, जो प्रॉफिट में उनका मेन मोटिव प्रॉफिट कमाना होता है। बट जो एनपीओ होता है उनका मेन मोटिव सोशल वेलफेयर देना होता है। प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम बिजनेस जो भी प्रॉफिट होगा वो अपने मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। बट एनपीओ के अंदर जो भी सरप्लस आता है, सरप्लस क्या,
सरप्लस डोनेशन इन द नेम ऑफ डोनेशन। बड़ी बड़ी बिजनेसमैन, बड़ी बड़ी कंपनी क्या करती है, दान कर देती है पैसा यहाँ पर, डोनेशन। और भी बहुत तरीके का पैसा आता है, वो आगे जाकर हम पूरे चैप्टर में सीखेंगे। बट जो भी पैसा आता है वो मेंबरों में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, उससे क्या होता है, वो पड़ा रहता है और उसको खर्च करा जाता है इंस्टीट्यूट्स, मतलब जो मंदिर है, जो मेरे एग्जांपल में, वहां पर उसकी कंस्ट्रक्शन में कुछ लाना है सामान, वहां पर खर्च करा जाता है, मेंबरों को नहीं मिलता। तो सर यहाँ पर हमने एक चीज बात सीखी यहाँ पर कि प्रॉफिट मेकिंग और एनपीओ में क्या डिफरेंस होता है। प्रॉफिट मेकिंग का मोटिव प्रॉफिट कमाना होता है और प्रॉफिट जो कमाया वो मेंबर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, बट एनपीओ का मोटिव सोशल वेलफेयर देना होता है। इसमें जो सरप्लस आता है, प्रॉफिट नहीं बोलूंगा, क्या बोलूंगा, सरप्लस जो आता है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता इनके मेंबरों में। ठीक है सर, तो अब हमने कुछ एक ओवरव्यू पढ़ा है। अब हम देखते हैं सर कि हमारा जो क्या कहते हैं टॉप 5 क्या है, टॉप 5 जो हमारी कंपनीज है, कंपनीज कह रहा हूं सर, एनपीओ जो है टॉप 5 वो कौन कौन सी है, ध्यान से देखेंगे। देखो जी, आपको दिख रहा है उसमें कि टॉप 5 जो हमारी एनजीओ है, टॉप 5 एनजीओ, एनजीओ क्या होते हैं, नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, स्टुपेंडस वर्क, इसका मतलब बहुत ही अच्छा, बहुत ही जबरदस्त वर्क करती है ये, बहुत अच्छा। तो एनजीओ है तो अच्छा ही काम करेगी ना सर। ठीक है सर, टॉप 5 एनजीओ मैंने कहा, पहली एनजीओ का नाम है स्माइल फाउंडेशन। क्या है सर, पहली एनजीओ का नाम स्माइल फाउंडेशन। देखो इसमें लिखा भी है फॉर्म्ड इन 2002, 2002 में इसको फॉर्म्ड करी गई थी, 2002 में इसको बनाया गया था। स्माइल फाउंडेशन प्रमोट द कॉजेज ऑफ एजुकेशन अमंग अनप्रिविलेज्ड चिल्ड्रन। भाई वो बच्चे जो पढ़ नहीं पाते उनको क्या करती है, ये एजुकेशन देती है, एजुकेशन, कॉजेज ऑफ एजुकेशन, जो एजुकेशन ना कर पाते हैं, बच्चे पढ़ नहीं पाते उनको एजुकेशन। तो इनका मोटिव देखा आपने क्या है, इनका मोटिव था आई एम अ कलाम, है ना, ऐसे करके, तो एजुकेशन देना इनका मोटिव है। ठीक है, बच्चों को पढ़वाती है, कितनी अच्छी बात है सर। आगे बढ़ते हैं, स्माइल फाउंडेशन, जैसे कि एक हो गया नन्ही कली, और नन्ही कली क्या है, ये नन्ही कली स्पॉन्सर प्रोजेक्ट। देखो नीचे लिखा हुआ है नन्ही कली इज अ स्पॉन्सर प्रोजेक्ट दैट वाज स्टार्टेड बाय आनंद महिंद्रा, आनंद महिंद्रा 1996, आनंद महिंद्रा, आपने सुना होगा महिंद्रा एंड महिंद्रा, हाँ, विच एम ऑफ ब्रेकिंग द विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। इसका एम क्या है, पॉवर्टी, गरीबी को खत्म करना, बाय एजुकेशन द गर्ल चाइल्ड। सर यहाँ पर क्या है, लड़कियों को, जो बच्चे है गर्ल चाइल्ड, देखो यहाँ पर लिखा भी है फॉर गर्ल चाइल्ड, तो नन्ही कली उसकी वजह से बड़ा कि भाई गर्ल चाइल्ड को, तो गर्ल चाइल्ड को पढ़ाना है यहाँ पर। यू टू can sponsor the education of girl child just of 2400 a year and get regular report regarding the progress. Did you know the project Nickal is supported education of 1 lakh children of this year ended. इस साल उन्होंने 1 लाख गर्ल्स चाइल्ड को पढ़ाया है, कितनी अच्छी बात है सर। तो ये कुछ एनजीओ है, जैसे कि यहाँ पर गूंज करके, अब गूंज है, अब गूंज करके कुछ एनजीओ है ना, यहाँ पर हेल्प एज इंडिया करके एनजीओ है, तो बहुत सारी एनजीओ ऐसे टॉप 5 एनजीओ है सर। यहाँ पर हमने सीखा कि हाँ वाकई में कोई एनजीओ होती है, मार्केट में तो उसको एनजीओ बोलते हैं, मार्केट में एनपीओ नहीं कहते, बट अकाउंटेंसी के अंदर, अकाउंटिंग के अंदर इसको एनपीओ बोला जाता है, नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब देख लेते हैं कि हमारा जो मीनिंग मैंने लिखवाया था सर। अच्छा मैं आपको बता देता हूं, मैं आपको बता देता हूं, जो एनपीओ के जो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी होते हैं उनके जो मेंबर्स होते हैं, उनके जो मेंबर होंगे, उनके जो मेंबर्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि ओनर, जैसे ओनर हो गए उसके मेंबर, ओनर हो गए उसके मेंबर। ठीक है, इधर क्या होता है, इधर ट्रस्टीज होते हैं ना, ट्रस्टीज, जो जिन्होंने ये इंस्टीट्यूशन, जिन्होंने खोला है एनजीओ, उनको ट्रस्टी कहते हैं। और क्या होते हैं, इनके मेंबर्स होते हैं। ऑनर नहीं होता यहाँ पर कोई, यहाँ पर सर कोई ऑनर नहीं होता, यहाँ पर क्या होता है सर, ट्रस्टीज होते हैं। ठीक है, ट्रस्टीज होते हैं जो इनके मेन हेड होते हैं, जो मैनेजमेंट संभालते हैं, पूरा मैनेज जो करते हैं एनजीओ को, इज कॉल्ड ट्रस्टीज। ठीक है, आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। तो अब देख लेते हैं कि हमने क्या लिखा एनपीओ की मीनिंग के अंदर। तो एनपीओ इज एन ऑर्गेनाइजेशन, एनपीओ एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है सेटअप टू फर्दर कल्चरल एजुकेशन देना, रिलीजियस, प्रोफेशनल एंड पब्लिक सर्विस ऑब्जेक्टिव। इनका क्या होता है, मेन कल्चरल एजुकेशन देना, रिलीजियस, टेंपल, मंदिर वगैरह, प्रोफेशनल सर्विस देना, एंड पब्लिक सर्विस, पब्लिक के लिए काम करते हैं ये, उनका ऑब्जेक्टिव पब्लिक सर्विस देना होता है मेनली। सर इसका मतलब इट एम इज नॉट टू अर्न प्रॉफिट। क्या लिखा है सर, यहाँ देखना, इट एम इज। तो सर हम देख रहे थे दूसरा पॉइंट, और दूसरा पॉइंट हमारा था इट्स एम इज नॉट टू अर्न प्रॉफिट। सर उसका एम प्रॉफिट कमाना नहीं है। हाउएवर इसका मतलब ये भी नहीं है, इट डज नॉट मीन दैट इट कैनॉट अर्न प्रॉफिट। सर
मतलब प्रॉफिट कमाना, मतलब जो हमारा मोटिव है वो प्रॉफिट कमाना नहीं है, बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि एनपीओ प्रॉफिट नहीं कमाती। एनपीओ कमाती है प्रॉफिट, और उसके प्रॉफिट को हम बोलते हैं सरप्लस। ठीक है सर, तो यहां पर हमें समझ में आया कि एनपीओ जो है वो प्रॉफिट तो कमाती है सर, पर उसका एम प्रॉफिट कमाना नहीं होता। उसका एम क्या होता है? सोशल वेलफेयर देना, लोगों की हेल्प करना। बट जब वो लोगों की हेल्प करती है तो उनमें डोनेशन वगैरह जो आता है, उस डोनेशन को हम प्रॉफिट मान सकते हैं, इनकम मान सकते हैं, और इनकम को रिकॉर्ड करते हैं एनपीओ के अंदर सरप्लस नाम से। यहां समझ में आ गया सर। आगे बात करते हैं, आगे क्या कह रहा है। तो हमारा तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है सर? हमारा तीसरा पॉइंट कह रहा है द मेन डिफरेंस। अब इन दोनों बीच का मेन डिफरेंस क्या है सर? इसमें मेन डिफरेंस बिटवीन एनपीओ एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन इज दैट इट डज नॉट डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट टू इट्स मेंबर। इसका मतलब एनपीओ और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंस, मेन डिफरेंस क्या है? मेन डिफरेंस क्या है कि दूसरी जो ऑर्गेनाइजेशन जिसका मोटिव प्रॉफिट कमाना होता है, वो अपने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देती है अपने मेंबर्स में, बट एनपीओ दैट इट डज नॉट डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट टू इट्स मेंबर। ठीक है जी सर। अब मान के चलो कि हमने एक पढ़ लिया है एनपीओ। एनपीओ क्या है? ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, जो सेटअप करी जाती है कल्चरल के लिए, एजुकेशन, रिलीजियस, प्रोफेशन, पब्लिक सर्विस ऑब्जेक्टिव होता है इसका। इसका एम प्रॉफिट कमाना नहीं होता सर, इसका एम प्रॉफिट कमाना नहीं होता, बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि ये प्रॉफिट नहीं कमाती। जो इनको इनकम होती है वो डोनेशन से होती है। अब सोचो, मान लेते हैं हमें एक एनपीओ खोलनी है, और हमें एक एनपीओ खोलनी है, तो एनपीओ खोलने के लिए हमें चाहिए पैसा। अब क्या ये पैसा कौन लेकर आएगा? देखो, मान लेते हैं कि एक पर्सन है जिसको एक एनपीओ खोलनी है, और एनपीओ खोलने का इसका पर्पस है कि वो गरीब बच्चों को पढ़ाना चाहता है। अब गरीब बच्चों को पढ़ाना चाहता है तो बहुत सारे ऐसे पर्सन होते हैं जो कहते हैं कि हम भी पढ़ाएंगे, हम फ्री में पढ़ाएंगे, है ना। और हम इस एनपीओ जो आपने खोली है, हम इसके मेंबर बनना चाहते हैं। सर, एनपीओ जब खुलेगी तो जो पैसा आएगा, जैसे कि कभी भी कोई कंपनी खुलती है तो उस कंपनी के लिए अंदर जो पैसा आता है उसको हम बोलते हैं कैपिटल। ठीक है, पहली बार कभी बिजनेस हम खोलते हैं तो बिजनेस में पहली बार जो पैसा लगाया जाता है इज कॉल्ड कैपिटल। पर क्योंकि वो बिजनेस है, इसलिए इधर कैपिटल वर्ड देना सही नहीं है, इसलिए हम बोलते हैं कैपिटल फंड। हम फंड का नाम देते हैं कि यार जो कॉर्पोरेशन, हम जो भी काम एनपीओ के अंदर कराया जाएगा, जब भी एनपीओ खोली जाएगी, जो पैसा लगाया जाएगा वो फंड होता है। और जो फंड होता है वो फंड टाइम टू टाइम हमें चाहिए होता है ऑर्गेनाइजेशन को ऑपरेट करने के लिए, है ना सर। एनपीओ को ऑपरेट करने के लिए हमें फंड टाइम टू टाइम चाहिए होता है, तो इसलिए कहा वो जो फंड मिलेगा, टाइम टू टाइम आएगा, वो कौन देगा? वो सर मेंबर देंगे। वो सर कौन देगा? मेंबर देंगे। और मेंबर देंगे, ट्रस्टीज देंगे, जो मैनेजमेंट को कंट्रोल कर रहे हैं, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, वो क्या करते हैं? डोनेट करते हैं पैसा। तो वो क्या है? वो फंड को ऑपरेट करने के लिए मुझे जो चाहिए वो पैसा कहां से आएगा सर? वो पैसा आएगा मेंबर या फिर ट्रस्टीज से। क्लियर है सर यहाँ पर? तो हमारा फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, जरा देखना। फोर्थ पॉइंट, हमारा फोर्थ पॉइंट क्या रहा है? द फंड इज required to start the operation are provided by its member, trustee और donation। कौन फंड देता है? मेंबर, ट्रस्टी और डोनर। डोनर कौन होते हैं? जो डोनेशन देते हैं। तो सर हमने सीखा कि क्या है एक्चुअल में एनपीओ। तो एनपीओ क्या है, और हमने देखा कि बड़ी बड़ी 5 एनपीओ कंपनी, ऐसे स्माइल फाउंडेशन हो गई, तो ये भी क्या करती है? बच्चों को पढ़ाती है। ठीक है जी। नन्ही कली एक फाउंडेशन कली है, फाउंडेशन एक एनपीओ है जो नन्ही कली फाउंडेशन बनाया गया। वो क्या करती है? गर्ल्स चाइल्ड को पढ़ाती है जो पढ़ नहीं पाते, है ना। तो यही हमारा एनपीओ। एनपीओ क्या होता है मेनली आपको समझ में आ गया है। अब थोड़ा एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल ऑफ एनपीओ क्या हो सकते हैं? स्कूल्स हो सकता है, कॉलेजेस हो सकते हैं, पब्लिक हॉस्पिटल्स हो सकते हैं, और आर्ट्स एंड कल्चरल क्लब हो सकता है। तो एक्सेट्रा बहुत कुछ हो सकता है। तो हमने यहाँ पर एग्जाम्पल भी आप बना लीजिए। एग्जाम्पल जो मैंने आपको दिया था वो आप रिकॉर्ड कर लीजिए, अपना लिख लीजिए पॉज करके। साथ में जैसे मेरे एग्जाम्पल साथ के साथ लिखते रहोगे, तो जब आप बच्चे रिवीजन करोगे, तो रिवीजन करने पर आपको जरूर याद रहेगा कि हाँ सर ने ये एग्जाम्पल हमें दिया था, और हमें से रिवीजन अच्छे से हो पाएगी। क्लियर है सर? तो हमने सीखा एनपीओ एक्चुअल में है क्या। अब एनपीओ की कुछ विशेषताएं सीख लेते हैं, मतलब फीचर्स। और फीचर्स ऑफ एनपीओ सीख रहे जाने हैं हम। फीचर्स ऑफ एनपीओ, और फीचर को हम नाम देते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। फीचर को सर क्या नाम देते हैं सर? हम कैरेक्टरिस्टिक्स। तो दोस्तों अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना फीचर्स ऑफ एनपीओ।
तो सबसे पहले मेन बात जो हमें समझनी है कि फीचर्स क्या होते हैं। फीचर्स सर विशेषताएं होती है कि एनपीओ कैसा है। जैसे कि हमारी कोई विशेषता है कि हम दिखने में ऐसे है, हमारे बाल ऐसे है, हमारा पढ़ने का तरीका ऐसा है, तो हमारी जो विशेषता है वो हमारी फीचर्स कहलाते हैं। बिजनेस में आपने, मैनेजमेंट में आपने अच्छे से पढ़ा होगा। सर आगे बात कर लेते हैं अब। तो आगे हम देखते हैं कि ये फीचर्स क्या होते हैं। सर फीचर्स मैं आपको एक बात बता दूं, हमेशा ये इस चैप्टर के लिए नहीं है, ये सारे पूरे चैप्टर, पूरा मैनेजमेंट कहीं पर जो फीचर्स होते हैं, सर पहले ही बता देता हूं, जो फीचर्स होते हैं वो मीनिंग से निकल कर आते हैं। एनपीओ का जो मीनिंग है वहीं से विशेषताएं निकल के आएगी, कैरेक्टरिस्टिक्स निकल के आएंगी। सबसे पहले हमारा फीचर्स है एंटिटी। एंटिटी क्या कह रहा है? कह रहा है एनपीओ इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी प्रमोट बाय एन इंडिविजुअल और एंटरप्राइज। एंटिटी क्या है? एनपीओ एंटिटी में बोला कि एनपीओ एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। सर पहले तो सेपरेट लीगल एंटिटी बता दो क्या होता है। सर आपको पता भी है, बिजनेस में, अकाउंट्स में जब हमने पढ़ा था, अकाउंट्स में हमने एक बात पढ़ी थी, अकाउंट में एक प्रिंसिपल पढ़ा था सर, प्रिंसिपल। और उस प्रिंसिपल का नाम क्या था सर? उस प्रिंसिपल का नाम था बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, है ना? बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल या फिर बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। अच्छा, बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल का टीचर ने आपको नाम भी बताया होगा। दूसरा इसका नेक्स्ट नाम क्या होता है? सेपरेट लीगल एंटिटी। इसका दूसरा नाम क्या होता है सर? सेपरेट लीगल एंटिटी। जो कानून में यूज होता है वो यूज होता है सेपरेट लीगल एंटिटी, नॉट अ बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। सर वो तो अकाउंट में है, जो आपके पास लॉ के अंदर जो यूज होता है वो ये होता है सेपरेट लीगल एंटिटी। बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल क्या होता है? जब भी कोई ओनर एक बिजनेस स्टार्ट करेगा तो अकाउंट बनाते टाइम, मैंने क्या बोला सर, ध्यान सुनना, अकाउंट बनाते टाइम उस बिजनेस को और उस ओनर को, दोनों को अलग 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 ट्रीट करा जाएगा। मेरी बात को ध्यान समझो। मैंने बोला कि सर एक राम है और राम ने एक बिजनेस खोला और बिजनेस में लगाए पैसे, तो मैंने कहा कैपिटल लगाई। अभी मैं बिजनेस की बात कर रहा हूं, मैं अभी एनपीओ की बात नहीं कर रहा। मान लो इसने 1 लाख रुपए लगाकर एक बिजनेस खोला। अब बिजनेस खोल दिया तो हमें सिखाया गया था 11वीं क्लास में कि भाई ये बिजनेस अलग होता है, ओनर अलग होता है। ध्यान समझना, मैं आपको एक चीज बताने जा रहा हूं इधर, जो आपको 11वीं में नहीं सिखाया था। सर राम ने 1 लाख रुपए बिजनेस के अंदर लगाए और बिजनेस में जब 1 लाख रुपए लगाए तो बिजनेस के ने कहा कि राम मुझे तुझे वापसी 1 लाख रुपए देने हैं, मतलब ये मेरे ऊपर लायबिलिटी बन गई। और कैपिटल को लायबिलिटी कहते हैं, क्योंकि ओनर की लायबिलिटी होती है, इसलिए हमने उसको कैपिटल को लायबिलिटी ना बोलकर कैपिटल शो करा, पर होती लायबिलिटी, तभी तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में शो होती है। तो बिजनेस ने कहा कि राम मुझे ये 1 लाख रुपए तुझे वापसी देने हैं। तो सोचो, राम ने एक बिजनेस खोला, और बिजनेस क्या है सर? बिजनेस एक बिल्डिंग है। बिजनेस क्या है सर? एक बिल्डिंग है। अब राम जब अकाउंट्स बनाएगा अपने बिजनेस के, तो क्या ध्यान में रखते हुए अकाउंट बनाएगा कि मैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू को सोचकर अकाउंट बनाऊंगा, अपने पॉइंट ऑफ व्यू सोचकर अकाउंट नहीं बनाऊंगा। मतलब ये राम कहेगा मैं अपने अकाउंट नहीं, बिजनेस के अकाउंट बना रहा हूं। और अगर मैंने बिजनेस को पैसा दिया तो बिजनेस के ऊपर बन गया कर्जा, और बिजनेस के ऊपर अगर कर्जा बना तो बिजनेस को मुझे वापस लौटाना है। तो मतलब ये तो राम के लिए एसेट बन जाएगा, पर बिजनेस के लिए क्या बन जाएगा? बिजनेस के ऊपर बन जाएगी लायबिलिटी। सर ऐसा कहता है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। ऐसा क्या कहता है सर? बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट मतलब अकाउंट्स बनाते टाइम, फिर मैं बोल रहा हूं, अकाउंट्स बनाते टाइम आप ये मान लेना कि राम जो ओनर है वो एक अलग पर्सन है, अलग एंटिटी है, और जो बिजनेस है वो एक अलग एंटिटी है। इन दोनों को 2 अलग अलग एंटिटी ट्रीट करना। और अगर बिजनेस के अकाउंट्स आप बनाओगे तो ये मानकर चलना, जब ओनर पैसा देगा तो ये मानकर चलना कि ओनर ने लायबिलिटी, पैसा दिया है उधार पे हमें। सर अब सोचो प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा थोड़ा ना होता है। अब यही कंसेप्ट राम पढ़ के गया मेरे से और भागता हुआ चले गया। राम ने कहा अच्छा ओनर अलग और बिजनेस अलग, ठीक है। तो राम गया भागता हुआ किसके पास? राम गया श्याम की दुकान पर, और बड़ी श्याम ने नई नई दुकान खोली, और नई नई दुकान पे बाहर पे लगाया शीशा, और शीशा चमकता हुआ गया कि भाई ये लो मेरी दुकान गारमेंट शॉप, गारमेंट्स, और बड़े से अच्छे अच्छे से कपड़े लगाए श्याम ने। राम गया भागता हुआ, राम ने एक पत्थर लिया और खींच के मारा शीशे में और टूट गया।
अब राम को क्योंकि भागना है चाहिए, राम खड़ा है वहां पर, श्याम आया भागता हुआ, किसने मेरा शीशा तोड़ा, अरे भाई किसको पकड़ लूंगा आज तो मैं उसको। तो श्याम ने राम को पकड़ लिया और श्याम ने कहा राम से कि भाई क्यों तोड़ा शीशा मेरा। कह रहा एज पर बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, श्याम आप ओनर हो बिजनेस के, जाओ बिजनेस को बुला कर लाओ, बिजनेस से बात करूंगा मैं आपसे नहीं। राम ने कूट दिया शाम को ढंग से, कह रहा हाँ बिजनेस को बुला के लाओ, मैं नवाब बन रहा है तू है। तो श्याम ने राम को मार दिया। क्यों भाई? क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में श्याम की जो दुकान है वो श्याम की है सर, बिजनेस छोड़ना आएगा। इसलिए मैं कह रहा था कि जो ओनर होता है, वो ओनर जो होता है जिसको वो बिजनेस होता है एक ही होता है प्रैक्टिकली, बट अकाउंट्स में इन दोनों को अलग मान लेना, अकाउंट्स में इन दोनों को अलग मान लेना, सिर्फ अकाउंटिंग करते टाइम ही अलग मानना, अदरवाइज राम और श्याम का बिजनेस गारमेंट वाला वो एक ही है। रिलायंस कंपनी और मुकेश अंबानी एक ही है, पर जब मैं इनकी अकाउंटिंग करूंगा तो मैं रिलायंस कंपनी की अकाउंटिंग करूंगा और मुकेश अंबानी को एक अलग पर्सन ट्रीट करूंगा एज पर बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। ये थी कि भाई अकाउंट बनाते टाइम बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट फॉलो होगा, मतलब प्रैक्टिकल लाइफ में बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट फॉलो नहीं होता। बस अकाउंट जब भी प्रैक्टिकल लाइफ में आप जिस टाइम पे जिस कंपनी के अकाउंट्स बनाओगे, उसी कंपनी के अकाउंट्स बनाते टाइम आप ये ध्यान रखना कि मैं ओनर का अकाउंट नहीं बना रहा, सैलरी भले ही ओनर देगा पर मैं बना बिजनेस के अकाउंट रहा हूं, इसलिए नाम पड़ गया बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। और ऐसे ही हमने कहा अगर बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट एंटी है तो हमने कहा सर यह ध्यान देना कि एनपीओ इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। इसका मतलब एनपीओ भी एक बिजनेस एंटिटी होगा। मतलब अगर एनपीओ के जो मेंबर है, जिन्होंने ट्रस्टी है, जिन्होंने एनपीओ खोला, तो अकाउंट्स बनाते टाइम, मैं फिर फोकस कर रहा हूं किस पे, अकाउंट्स बनाते टाइम में इनको अलग मानूंगा, अदरवाइज ये एक ही है। ठीक है सर। तो इंडिविजुअल बाय और एंटरप्राइज, कोई भी कंपनी बिजनेस खोलती, कोई भी कंपनी अगर एनपीओ खोलती है, कोई भी एक एंटरप्राइज एनपीओ खोल सकती है या कोई भी एक पर्सन एनपीओ खोल सकता है। जैसे टाटा कंपनी का एक फाउंडेशन चलता है, टाटा ग्रुप फाउंडेशन, मतलब वहां पर 65% ऑफ अपनी इनकम डोनेट कर देता है। तो वो क्या है, एक टाटा कंपनी ने ही अपनी एक दूसरी कंपनी एंटरप्राइज खोली, इसका नाम वो एनपीओ है और वो एनपीओ कहलाएगी। तो हमने कहा एनपीओ क्या है, एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। कब सर? अब लॉजिक क्लियर हुआ, सिर्फ और सिर्फ अकाउंट्स बनाते टाइम, बस। प्रैक्टिकली नहीं होता ऐसा, प्रैक्टिकल राम का जो बिजनेस है वो राम का ही है, पर अकाउंट बनाते टाइम बिजनेस अलग, राम अलग। ठीक है, सिर्फ अकाउंट बनाते टाइम। और ये एनपीओ कौन खोल सकता है सर? इंडिविजुअल और एंटरप्राइज। अगर ये सेपरेट लीगल एंटिटी है तो सारे रूल अकाउंटेंसी के इसके अंदर फॉलो कर देंगे सर, सारे रूल अकाउंटेंसी के इसके अंदर फॉलो कर देंगे। क्लियर है सर? यहां समझ में आया सर इनका पर्पस क्या होता है? क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि जो फीचर्स होते हैं वो मीनिंग से ही निकल कर आते हैं। देयर पर्पस इज टू फर्दर कल्चरल, रिलीजियस, प्रोफेशनल ऑब्जेक्ट एंड रेंडरिंग सर्विस एट लार्ज टू दी पब्लिक, भी लिख देना, एंड रेंडरिंग सर्विस एट लार्ज टू दी पब्लिक। ठीक है सर। तो इसका मतलब इनका पर्पस क्या होता है? सर्विसेज देना पब्लिक को एट लार्ज, और इनका ऑब्जेक्टिव फर्दर कल्चरल, रिलीजियस ऑब्जेक्टिव होता है। क्लियर है सर? ये तो समझ में आ गया। यहाँ पर आगे कह रहा है जब ये एनपीओ बन जाएगी तो इट इज सेटअप एज, कैसे बनेंगे इसको नाम बोल देंगे, उसको बोलेंगे या तो ये चैरिटेबल सोसाइटी है या ये ट्रस्ट है कोई। तो जब भी ये एनपीओ बन जाती है तो हम इसको बोलते हैं या तो ये चैरिटेबल सोसाइटी है या फिर ये ट्रस्ट है। तो फॉर्म जब बन जाएगी तो फॉर्म बनकर क्या सेटअप करेंगे? चैरिटेबल सोसाइटी एज अ ट्रस्ट। ठीक है जी। नॉट फॉर प्रॉफिट मोटिव है, इसका मतलब नो प्रॉफिट मोटिव का होता है एनपीओ डज नॉट फंक्शन विद द ऑब्जेक्टिव टू अर्न प्रॉफिट, मतलब इसका मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता। द सरप्लस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज डू नॉट डिस्ट्रीब्यूट टू इट्स मेंबर। क्लियर है? ये बात मैं आपको बता चुका हूं मीनिंग के अंदर, क्योंकि मैंने कहा ना कि फीचर्स कहां से निकलते हैं सर? मीनिंग से ही निकलते हैं। हमने कहा एनपीओ इज मैनेज्ड बाय द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल का ग्रुप, ऑफ्टन एज कॉल्ड ट्रस्टीज और मैनेजिंग कमेटी। तो मैनेजमेंट कौन करता है? इसको मैनेज कौन करता है? एनपीओ को कंट्रोल किसका रहता है? या तो ट्रस्टीज के होंगे जो ग्रुप ऑफ पीपल होगा, या फिर मैनेजिंग कमेटी जो मैनेज करने वाली कमेटी एक बनाई गई होगी। ये भी मैंने आपको पढ़ा दिया था सर। अच्छा, फंडिंग, द फंड इज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द ऑपरेशन आर गिवन बाय इट्स मेंबर ट्रस्टी, लाइक जैसे कि डोनेशन और मेंबरशिप फीस, और है सर ये, और
डोनेशन और अब ये मेंबरशिप फीस कैसे कहते हैं बाद में सीखेंगे, अगली क्लास में हम सीखेंगे अच्छे से, अगले से अगली क्लास में कि डोनेशन और मेंबरशिप फीस किसे कहते हैं। बाकी अभी कह रहे हैं कि फंडिंग, जब ये इसका ऑपरेशन स्टार्ट करेंगे तो हमें फंड की जरूरत है, और फंड कौन देगा, मेंबर देंगे और ट्रस्टी देंगे। कैसे देंगे, ऐसे डोनेशन के तौर पे या फी के तौर पर। क्लियर है सर, क्लियर, बहुत समझ में आ गया सर, अच्छे समझ में आ गया। इट अकाउंट्स के बारे में कह रहा है, इट विल बी डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास इन डिटेल। अच्छा ये मैंने लिखा है सर, ऐसा कह नहीं रहा, ये मैंने लिखा है, इसको नहीं करना आपको। अकाउंट्स कह रहा है कैसे अकाउंट्स बनेंगे इसके, मैंने कहा नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा डिटेल में जाकर कि कौन कौन से इसके अंदर अकाउंट्स बनते हैं और क्यों बनते हैं। क्लियर है सर। तो यहां पर हमने डिस्कस करा आज पूरी क्लास के अंदर कि व्हाट इज एनपीओ, एनपीओ होता क्या है एक्चुअल में, और बहुत सी डिटेल में बातें सीखी है, और आज फीचर्स ऑफ एनपीओ भी सीख लिया। अगली क्लास में हम अकाउंटिंग करेंगे और अकाउंट में सीखेंगे, फिर अगली क्लास में सम इंपॉर्टेंट टर्म जो कि यूज होने वाले, बड़ा मजा आता है उनको करवाने में। मैं जब अकाउंट पढ़ाता हूँ डियर, मेरे जो एग्जांपल्स होते हैं आप उसको जरूर उतारे। एग्जांपल बड़े बेहतरीन एग्जांपल होंगे जो आपको समझाएगा, बिल्कुल ऐसे एग्जांपल जो जर्नल लाइफ के एग्जांपल होते हैं, फालतू के एग्जांपल नहीं पड़ेंगे यहाँ पर। क्लियर है सर। तो आज की क्लास में सर इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम आगे अकाउंट्स की यही से क्लास चैप्टर चालू करेंगे। अकाउंट्स में क्या है, इस अकाउंट के अंदर कौन कौन से हमें अकाउंट्स इधर बनाने पड़ेंगे सर। ठीक है सर, तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू बच्चों, बाय बाय।